अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई है और आज की समाअत में 3 बड़ी सियासी जमातों ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज़ उठाते हुए उन्हें बेंच से अलग करने की इस्तदा कर दी है। कल मरियम नवाज ने नाम लेकर 2 हाज़िर सर्विस जजेस पर सख्त तनकीद की थी और आज नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का ये मौक़िफ़ अदालत में सामने आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज़ पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठा दिया। फारूक नाइक ने कहा कि जजिस से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, जो हिदायत मिली हैं वो सामने रख रहा हूँ। हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं। फारूक H नाइक ने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि दोनों जज साहिबान खुद को खुद नोटिस से अलग कर लें। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर अज खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जजेस नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। फारूक H नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला भी पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल बंदूखेल का गुज़िश्ता रोज़ का नोट भी पढ़ा। फारूक H नाइक के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। फारूक नाइक ने मजीद कहा कि दोनों जजेस ने खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस जमाल बंदूखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर दें। डोगर के सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। इस मरहले पर फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल बंदूखेल का नोट है वो पढ़ना चाहूँगा, तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि वो तो मुझे भी नहीं मिला, इसे तो अभी ऑर्डर में शामिल ही नहीं किया गया है। फारूक नाइक ने जवाब में कहा कि कल जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अदालत में नोट पढ़ा था और यहाँ मौजूद साथी वकला ने उसे नोट किया था, जिसे जमाल बंदूखेल का नोट प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता कि यह मफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? इस पर फारूक H नाइक ने इंतखाबात में ताखीर के अज खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की और कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। फारूक नाइक के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को खुद नोटिस लिया गया। खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत स्पीकर्स की दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए खुद नोटिस लिया है। इस मरहले पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं, अपनी जमात से इस मामले पर हिदायत लूंगा। समाअत के दौरान शेख रशीद के वकील ने अदालत से कहा कि कल से मीडिया पर अदलिया की तज़हीक की जा रही है। मेरे मुवक्किल शेख रशीद ने कहा है कि अदालत इस मामले को देखे, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को बाद में देखेंगे। इसके बाद केस की मज़ीद समाअत पीर सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस केस के हवाले से आज सिंध बार काउंसिल का एलामिया भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच में सीनियर जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया। सिंध बार काउंसिल से बताती है कि रोस्टर बनाने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी दोनों जजेस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। हम चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि बेंचेस की तश्कील से पैदा होने वाले खदशात ख़त्म करें और अवाम में अदलिया का एतमाद बहाल किया जाए। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये केस 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A रीराइट किया गया है। डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर, पूरे कोर्ट का बेंच बना के पनामा से स्टार्ट करें। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है, ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में, इनकी रीड्रेसल हो सकती है। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, मुसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करें।
जबकि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक बयान में कहा है कि आइन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। इसे धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया। तब आइन की दस्तक सुनने के बजाय आइन शिकन के हाथों को बोसा देकर उसकी बैत कर ली गई। आज ये दस्तक इतनी मुतबर्रिक कैसे हो गई? जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान के खिलाफ मुहाज खोला जा रहा है। मरियम नवाज का ख्याल है कि वो अदलिया को ब्लैकमेल कर सकती हैं। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ, जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया है। अगर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, इस तरह करना है, उस तरह नहीं करना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निज़ाम ही नहीं चलेगा। लेकिन मरियम नवाज का ये ख्याल है जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, फारूक एच नाइक साहब का ताल्लुक ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से है और उनका कहना नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई के किसी भी मुकदमे की 2 जजेस समाअत ना करे और आज बाकायदा तौर पर मामला उठाया गया। अब मसला यह है कि ज़ाहिर बार काउंसिल्स भी एतराज़ात उठा रही हैं, मुसलसल तनकीद भी हो रही है। मरियम ने आज कहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई 1 महीने पहले कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट से सहूलतकार चले गए, अदलिया में भी सहूलतकार इमरान खान के मौजूद हैं। अगर अदलिया नहीं बात सुनती है, क्योंकि जजेस तो आज भी बेंच में मौजूद थे, तो क्या आगे हिकमत अमली होगी? क्या इसी तरीके से पब्लिकली तनकीद हो रही होगी या पार्लियामेंट के फ्लोर से तनकीद हो रही होगी या आगे बढ़ा जाएगा? शाहजेब साहब, ये बदकिस्मती होगी, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि इससे आगे बढ़ा जाए। बल्कि सारे इदारे बड़े काबिल ताज़ीम हैं, लेकिन जो सियासी इदारे होते हैं उनका एक अपना लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनके ऊपर एतराज़ भी बड़ी आसानी से उठाए जाते हैं, मीडिया में भी, अदालतों में भी, बाकी जगहों पे भी, और वो एक दूसरे के साथ भी अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं। अफवाज जो हैं वहाँ पे डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ मुकम्मल तौर पर डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन अदलिया जो है ये आपके मुल्क का एक बड़ा कमाल का फेस होता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पीपल शुड बी देयर। उसके लिए जज साहबान को खुद फैसले करने हैं। अगर इस तरह खुलेआम सवाल उठेंगे, इस तरह खुलेआम टेपें चलेंगी और निजी महाफिल में वकला भी, अदरवाइज भी, अब तो निजी महाफिल से छोड़िए, अब तो खुल के बातें होना शुरू हो गई, सिफारिशों की भी, बाकी चीज़ों की भी। और जिन जज साहिबान पे खुल के एतराज़ हो गए हैं, हमें देखने की ज़रूरत है। शाहजेब, एक वक्त था कि किसी जज साहब पे कोई छोटी सा एतराज़ भी उठता था तो वो अपने आप को केस से अलग कर लेते थे। आज लोग लिख लिख के दे रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं, और वकला के अपने फोरम, बार काउंसिल्स, बार और बेंच दोनों एक हैं, एक रिश्ता है उनका। अगर वो बार के लोग ही कह रहे हैं और बार के भी नुमाइंदा लोग कह रहे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को भी सुनना चाहिए और उन जज साहिबान को भी चाहिए कि वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए ठहराएं कि भाई आओ, जिसने मेरा हिसाब करना है कर लो, और उस वक्त तक मैं बेंच में नहीं बैठता। ये उनको चाहिए। मगर कायरा साहब, ये बार काउंसिल की तरफ से एतराज आ चुका था, उसके बावजूद जाहिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खामोशी थी। बार काउंसिल ने फिर ये भी ऐलान किया कि वो रेफरेंस की तरफ जा रहे हैं। बट जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस 9 रुकनी बेंच बनाते हैं तो उसमें वो जज साहब मौजूद होते हैं, और जाहिर आज भी एतराज के बावजूद उन दोनों जज साहिबान ने अपने आप को बेंच से पीछे नहीं किया। तो वहां से भी फिर अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है ना कि जो एतराज़ात हैं वो अपनी तरफ है, मगर अदलिया इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि फिर आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे या इस तरीके से पब्लिकली ये तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि जाहिर है कोई बहुत हेल्दी साइन तो नहीं है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। ये बड़ा मैंने पहले कहा ना, ये बदकिस्मती होगी, अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि और आगे बढ़ा जाए। बल्कि अब अदलिया को खुद ही चाहिए। देखिए ना, ये बड़ी खुलेआम बातें हो रही हैं। सीनियर मोस्ट जज साहिबान बेंच का हिस्सा नहीं है। अब तो फुल कोर्ट का भी मुतालबा किया गया है। अल्लाह करे फुल कोर्ट हो जाए ताकि किसी पे एतराज बाकी ना रहे, और जो 2 जज साहिबान हैं वो उनकी अपनी इज्जत के लिए, उनके इदारे की इज्जत के लिए उनको चाहिए कि वो खुद अपने आप को बेंच से अलग कर लें और वो कहें कि जी ठीक है, अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई शक शुबह है, तो वाज़ेह तौर पे अपनी बात लेके आए। नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन शाहजेब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरा हमेशा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कानून का डंडा है जिसके जरिए आप लोगों को खौफजदा कर सकते हैं, एहतराम नहीं।
एहतराम आपने जज साहबान ने अपने फैसलों से और अपने कंडक्ट करना है। जिस तरह केस सुनते हुए अदालतों के अंदर कमेंट्री होती है और वो कमेंट्री साथ ही साथ मीडिया पे जाकर लाइव कवर हो रही होती है, टिकर्स चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा होता है, उससे फैसला भले जो मर्जी आता रहे, लेकिन उससे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या किसी पॉलिटिकल चेहरा खराब होता है, उसके ऊपर जो धब्बे लगते हैं, वो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो खैर साहब, ये मामला जाके रुकेगा कहाँ? जाहिर है कल बेंच के दो जजेस जैसे अतफ मीनार अल्लाह और जैसे मंसूर अली शाह ने ये बात उठाई कि फिर इस बात को भी देखा जाए कि असेंबलियों की तहलील ही दुरुस्त थी या नहीं थी। हालांकि सुमोटो इस बात पे लिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो तहलील के बाद, मगर फिर कुछ वकला की तरफ से बात उठाई गई कि फिर 63A का मामला देख ले अदालत, उसकी रिव्यू भी मौजूद है, क्योंकि उसी फैसले की वजह से ये तमाम मामला पैदा हुए। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, परवेज इलाही वजीर आला बने, फिर उन्होंने तहलील की। फिर आज असेंबली के फ्लोर पर तो ये तक कहा गया कि 2017 से जो बुराइयां शुरू हुई हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और अदालत के फैसले सब शामिल हैं, वहां से मामला देखे जाएं, ताहयात नाअहली और ये सारे मामला। तो क्या क्या करे फिर अगर फुल कोर्ट बने? देखिए शाहजेब, इसीलिए हम कहते हैं कि अदालतों को हत्तल मकदूर सियासी फैसलों से दूर रहना चाहिए। सियासी फैसलों के अंदर आएंगे तो फिर यहाँ तो इसमें तो ये सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर आप एक पार्टी का केस सुनेंगे तो दूसरी पार्टी कहेगी हमारा क्यों नहीं सुना जा रहा, हमारा मौक़िफ़ सुना नहीं जा रहा। अदालत के पास ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो अनलिमिटेड एवेन्यूज को खोल के बैठ जाए, लेकिन जो इस वक्त करंट सूरत हाल है उसके ऊपर और ख़ास तौर पर जो बेंच के अंदर से सवाल उठे हैं उनको तो बहरहाल अदालत को देखना होगा, और जो बेंच की तरफ से सवाल आ गए वो भी, और जो बार की तरफ से आ गए वो भी। ये किसी सियासी जमात की तरफ से सवाल तो नहीं आए ना। सियासी जमातों ने तो यही कहा कि 2 जज साहबान जिनके ऊपर एतराज है वो बेंच में ना बैठे, हमारे केसेस ना सुने, लेकिन बार तो उससे आगे गई, बेंच तो उससे आगे गया। लिहाजा इसको देखना चाहिए और अदलिया को चाहिए, सीनियर जजेस हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, कि उनको चाहिए कि वो अपने परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए ऐसे फैसले करें, ऐसे तरीकाकार अडॉप्ट करें जो न्यूट्रलिटी का हो, जो ट्रांसपेरेंसी का हो। अगर इस तरह के फैसले जिस पे बेंच और बार भी एतराज उठा दे, ये तकलीफ में होंगे और ये इसका कोई हल नहीं, एंड नहीं होगा। मगर कायरा साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का ये एतराज़ है कि जो हुकूमत है वो अदालत पर दबाव डाल रही है कि वो आइन के मुताबिक फैसले ना करे, मेरिट के मुताबिक फैसले ना करे, जजिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही हैं। ये एतराज़ अब आपकी हुकूमत पर आ रहा है। देखिए, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही हैं, रिकॉर्ड हो चुकी हैं, किसने की है, गलत है, सही है, अदलिया खुद फैसला कर सकती है और अदलिया सुमोटो ले सकती है, उनके पास इख्तियार है। सवाल यह है कि जो रिकॉर्डिंग हुई वो तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल कोई उसका हक नहीं किसी को, लेकिन अदलिया खुद ये फैसला दे चुकी है कि रिकॉर्डिंग अगर किसी की हुई है और उसमें एसेंस मौजूद है और वो अनडिनाएबल है तो वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा मैं तो नहीं कह रहा, ये मेरा एलिगेशन तो नहीं है, ये आला अदलिया का अपना फैसला है। लिहाजा अपने किए हुए फैसलों को तो आप अनडू नहीं कर सकते। ये तो नहीं होगा कि शाहजेब की सूरत में तो एक फैसला लागू हो जाए, मेरी सूरत में एग्जेम्पशन हो जाए, ये तो नहीं होगा ना। बहुत शुक्रिया, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद मौक़िफ़ इस पर मालूम करेंगे कि अदालत के अपने अंदर कोई तकसीम इस हवाले से पाई जाती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज बहुत अग्रेसिव तकरीर की गई है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। उससे पहले जलसे में मरीम नवाज साहिबा ने बराह रास्त तनकीद की थी। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ बोले। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, बहुत ही एक अग्रेसिव तकरीर आपकी तरफ से की गई। बट द पॉइंट इज़ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी एतराज़ आ रहा है कि आप लोग अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं, अदलिया को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, मगर आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं ऑडियो लीक्स, कहीं तकारीर, और एक मुकम्मल तौर पर प्रेशर डाला जा रहा है अदालत पर। देखिए, कथित तौर पे प्रेशर वाली बात नहीं है शाहजेब। जो मैंने तकरीर की है उसमें मुझे पूरी एक काबिल एतराज़ बात बता दें, मैंने कोई काबिल एतराज़ बात की हो। मुझे अदलिया का बड़ा एहतराम है। मैंने कभी किसी स्टेज के ऊपर अदलिया को निशाना नहीं बनाया। बहुत पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है। मुझे जस्टिस सज्जाद शाह साहब ने दिया था कंटेम्प्ट में, मुझे बुलाया था उन्होंने, लेकिन मैंने बड़ी मुताहत अंदाज में बात की है जो भी आज की है, और उसमें सिर्फ कहा है कि अदलिया जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ जो अदलिया ने की है वहाँ से स्टार्ट करें, उधर से करेक्शन का जो प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट करें, पनामा से स्टार्ट करें,
और जो आपके कन्फेशंस जो है सामने आ गई हैं उन लोगों की जिन्होंने वो सारा स्पॉन्सर किया था या नवाज शरीफ के खिलाफ, उनकी कन्फेशंस आ गई हैं, आपके प्रोग्राम में चली हैं, ट्विटर पे चली हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे चली हैं कि वो तो इवन टू द एक्सटेंट कि शाह महमूद कुरैशी ऐसा जो है एक जहरीला ओपोनेंट जो है मियां नवाज शरीफ का, वो भी कहा है, उसने भी कहा है कि जिनके साथ ज्यादती हुई थी। तो नेक्स्ट अगर हमने सारी करेक्शन करनी है, अगर कानून और आइन को जो है हम उसका कोई फ्लॉज जो दूर करने आए हैं, 63A जो है आपने कल प्रोग्राम में कहा कि रीराइट किया है, तो इसलिए मैंने कोई खुदा न खास्ता कोई हदूद क्रॉस नहीं की, लेकिन मगर ख्वाजा साहब एग्जैक्टली बयानिया है क्या? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जब 5 लोगों के नाम लेती हैं उसमें 2 हाजिर सर्विस जज डाल दिए, मगर उसमें से जनरल बाजवा गायब हैं। आपने आज जनरल बाजवा का अपनी तकरीर में बाकायदा जिक्र किया 2016 के बाद जो भी मामलात हुए कि जनरल बाजवा का बड़ा किरदार था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में और उनको निकालने में, तो एग्जैक्टली बयानिया है क्या नून लीग का? नहीं, मैं तो एक मौका था मुझे उसमें मिला, मैं कोई ये नहीं था कि मैंने और मरियम ने कोई नोट्स कंपेयर किए हुए थे और हमने कोई एक बयानिया मरियम ने जो बिल्कुल जो भी वो कहा है, तो जो भी उसने अपनी तकरीर में कहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल हक बजानब है। वो बेटी है, तो उसके बाद हमारी पार्टी की लीडर है, एग्रीव्ड पार्टी है, ज्यादती हुई है, जेल में जिस तरह उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, बाप के साथ पकड़ी गई, और क्या 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 हम जो जबान जो है इमरान खान बोलता है, इमरान खान का तो हुआ क्या है कि ये जबान बोलता है। हम एग्रीव पार्टी हैं, अगर हम जबान बोलते हैं हमारा हक मानता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मरियम के साथ नाइंसाफी हुई है, नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई है, हम लोग दुखी हैं, हमें अदालतों से दुख मिले हैं, हमारे साथ ज्यादा ट्रम्प टप चार्जेस के ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ को एक बंदा जो है वो जमानत करवाया जो है कबल गिरफ्तारी के जो है घर से करवाने नहीं, कंफर्म करवाने नहीं आता, लोगों को कहता है गिरफ्तारियां दो और खुद जो है घर बैठा हुआ है, और वो कहता है कि हमें कहा था कि बाहर जाके छोड़ दिया जाएगा, सीसीपीओ का दफ्तर भी गुजर गया है और हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, दूसरे दिन बेटा आगे जमानत के कागजात जमा करा रहा होता है। ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को। तो कौन सा फिर आप जब आप कहते हैं कि पनामा से अदालत शुरू करे, अदालत के अंदर से ये आवाज तो उठ गई कि अदालत इस बात को देखे कि असेंबली की तहलील भी दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है। बुकला सवाल उठा रहे हैं कि अदालत 63A से देखे, क्योंकि खुद बेंच के एक रुकन ने कहा था कि जी इसको रीराइट किया है। फिर बुकला सवाल उठा रहे हैं कि वहीं से सारी की सारी बुराई पैदा हुई। आप कह रहे हैं कि पनामा से मामला देखे, तो क्या एक पूरा का पूरा फुल कोर्ट बैठे और देखे कि पिछले 6-7 साल में जो कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पाकिस्तान को ओ करती है, ये कर्ज है पाकिस्तान का दिया के ऊपर कि वो अपने जो उन्होंने वायलेशंस की हुई है कानून और आइन की, रियासत की वायलेशन जो किया हुआ है, पाकिस्तान को जो उन्होंने वायलेट किया हुआ है पिछले 40, 50, 60, 70 साल के अंदर, उसको कंपनसेट करें। ये उनका फर्ज बनता है। जिस तरह मेरा फर्ज बनता है इस तरह उनका भी फर्ज बनता है। जिस तरह किसी फौजी का फर्ज बनता है, जिस तरह किसी ब्यूरोक्रेट का फर्ज बनता है, जिस तरह मीडिया वालों का फर्ज है, हर एक का फर्ज बनता है। हम नवाजे हुए लोग हैं, हम अशराफी हैं, हुक्मरान अशराफी है इस मुल्क की। अगर हमने नहीं करना तो क्या गली मोहल्ले में रेडी लगाने वाला बंदा करेगा? कौन करेगा ये चीजें जो है करेक्ट इस मुल्क के लिए? कौन कोर्स करेक्शन करेगा? कौन जो है सिमत जो है सही अता करेगा इस मुल्क के अंदर को? तो हम करेंगे ना। तो अगर मैंने अदलिया का नाम ले लिया या मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया, मैंने जज उन लोगों का नाम लिया है जिसके खिलाफ तारीख गवाही देती है, उन जजों के खिलाफ कि उन्होंने ज्यादती की। अगर इरशाद हसन खान, मेरी बात सुने, इरशाद हसन खान है और इन लोगों ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, या जो शेख साहब थे रियाज शेख, उन्होंने जो कुछ किया, या जो जिस बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, जो उसने किया, उसने जो जस्टिस मुनीर ने किया, अगर उन लोगों को कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है या उनके खिलाफ जो है कोई बात करता है तो हक मानता है। ये तो अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इन लोगों के नाम जो है आने वाली नस्लों को मालूम होने चाहिए।
ख्वाजा साहब, इन अगर लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हुआ है। ख्वाजा साहब, ये तो ज़ाहिर सारा का सारा तारीख का हिस्सा है, मगर अब जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उन पर आपने एतराज़ उठाया, इसके अलावा बार काउंसिल्स ने भी उठाया, वो ऑडियो टेप्स भी आई, वो सारा मामला हुआ, मगर वो आज बेंच में मौजूद थे, आज भी बैठे थे। अगर वो नहीं हटते तो फिर क्या हुकूमत की हिकमत अमली होगी? क्योंकि आज तो बाकायदा पे इस्तदा की गई फारूक नाइक साहब की तरफ से, 3 जमातों की तरफ से, कि 2 जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा भी ना हो और आइंदा भी आप जमातों के किसी केस का हिस्सा ना हो। कन्वर्सेशन तो देखें परवेज इलाही साहब के साथ, आप कुछ खुदा का खौफ करें ये लोग जो हैं, और लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजों के नाम नहीं मालूम होते थे कि कौन है। अब सीनियरिटी लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि फलाने दिन फलाने जो बेंच बनते हैं वो सारे पब्लिक होते हैं। अपना डेकोरम मेंटेन करें, अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करें, उनके नाम, उनका ओहदा है वो सैक्रोसैंक्ट है पाकिस्तान के लिए। हमारा आइन जो है उनको इज्जत बख्शता है, हमारी तारीख उनको इज्जत बख्शती है। आपको बोलता है, तो बात करता है उनके खिलाफ, मगर ख्वाजा साहब, मैं लायबल, लोग चेहरे पहचानते हैं। ख्वाजा साहब, मैं लायबल जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर अब अदालत की तरफ से कोई वैसे तो स्टेटमेंट नहीं आया, मगर ये भी एक स्टेटमेंट ही है कि वो जज साहिबान बेंच में मौजूद भी हैं और उन्होंने खुद भी अपने आप को नहीं हटाया, तो आगे हिकमत अमली होगी क्या हुकूमत की? देखिए, हम फिर मंडे को फिर टेकअप करेंगे ये मामला जो है। ये हमें बाकी जज जो हैं, इन 2 जजों के अलावा जो है जो भी हमारे वकला ने वहाँ पे एतराज किया है, उनके अलावा बाकी बेंच पे बिल्कुल इत्मीनान है, बिल्कुल मैंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। लेकिन इन 2 जजों ने जो है, और ये मियां नवाज शरीफ को जिससे बेंचेस से जुड़ा हुए है, उसका एक जज बैठा हुआ है इस बेंच के ऊपर, बैठा हुआ है ना। मियां नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहने वाले कौन लोग थे? उन लोगों को बस शर्म नहीं आती उस पर जिस जजमेंट पे उन्होंने साइन किए हुए, उन्हें शर्म नहीं आती उनके ऊपर? उसको ताहयात जो है उससे नुमाइंदगी का हक छीन लिया, 3 दफा वजीर आजम रहने वाले से उसे हक छीन लिया। मेरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ये औकात है किसी बंदे की कहने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है सारी उम्र के लिए उसके नुमाइंदगी का हक उससे छीन लो। एक बंदा जो है वो मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, मैं भी फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं जब आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, तो फिर सिर्फ जनरल फैज हमीद तो नहीं है ना, उस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, वो तो इस सारे के सारे रूए रवां थे इस सारे मामले के। देखें मैं नाम अभी वक्त आने पे मैं आपको सारी डिटेल भी बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे पे आपका कर्ज रहा। लेकिन देखें, मेरे सीने में जो राज हैं, या जो भी 2017-18 से लेके अभी तक जो है जो कुछ होता रहा, यानी अभी जो ये अपॉइंटमेंट जब हुई है जिसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है कि आर्मी चीफ, तब तक जो है जो मेरे सीने में राज है मैं उनको दफन नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन इस तरह ना करें पॉलिटिशियंस के साथ। ये बंदा पॉलिटिशियन नहीं है इमरान खान, ये एक एडवेंचरर कर रहा है, ये एक जिसको स्पॉन्सर किया गया और स्टार्ट हुई है जनरल पाशा के वक्त, ये कहानी स्टार्ट होती है कि किस तरह उसको किया गया। सब सारी कहानियां सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या अदलिया के जजेस में भी इस हवाले से तकसीम है या वो तकसीम कम होने के लिए भी कुछ किया जा रहा है? कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ सियासी जमातें बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा रही हैं, दूसरी तरफ से बार काउंसिल की तरफ से एतराज़ सामने आ रहा है। इस वक्त खुद अदलिया के अंदर क्या हो रहा है, जब कल हमने देखा कि बाकायदा तौर पर बेंच में से ही आवाज़ें उठी कि सूमोटो के हवाले से या फिर बेंच की तश्कील के हवाले से। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और इसनात मलिक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले ज़ाहिर जो वैसे एतराज़ात हैं उस पर बाद में, मगर खुद अदलिया के अंदर क्या तकसीम में कुछ कमी आ रही है जो कि नज़र आया था जिस फाइजा के मामले के बाद बढ़ती चली गई थी, या वो अभी और ज़्यादा बढ़ रही है? और जैसे जो मंदू खेल का जो नोट था वो भी इसी बात की निशानदेही करता है, और उसके बाद क्या हो रहा है?
जी हाँ, जो इत्तलात हैं उसमें ज़ाहिर है कि जो कल की कार्रवाई है उसके बाद से जो तलखी और शिद्दत है उसके अंदर इजहार हुआ है और उसमें इजाफा हुआ है। और वो ना सिर्फ ये कि बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत तहम्मुल और ज़ब्त जिस वक्त कोर्ट चल रही थी वहाँ पे ज़ब्त का मुज़ाहरा था, लेकिन जब समाअत ख़त्म हुई है तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी हमारे बहुत कंफर्म ज़राए जो हैं वो बताते हैं कि जिसके बाद जो है वो तलखी की सूरत हाल पैदा हुई। मतलब और ये मामला महसना साहब, क्योंकि ज़ाहिर बार काउंसिल्स ने भी मुतालबा किया, सियासी जमातों ने भी किया, मगर हमने देखा कि 2 जज साहिबान को चीफ जस्टिस ने उसके बावजूद बेंच में भी शामिल किया। एक जज साहब पे जो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठ रहा था, जिनकी ऑडियो लीक आई, उनको भी बेंच में शामिल किया गया और कोई मौक़िफ़ बहरहाल अदलिया की तरफ से नहीं आया। तो फिर मैसेज यही है कि आप लोग करते रहें मुतालबा या जो भी है, ये एक मैसेजिंग ही है जब बेंच में शामिल किया गया उनको, और अब तक भी बेंच कायम है। जी शाहजेब, इस हवाले से अभी तक फाइनल उन जजेस की तरफ से रिक्यूज़ल की कोई नहीं है, कोई आर्डर या उन्होंने कोई नोट दिया हो कि हम इस केस से रिक्यूज़ करते हैं। और मेरा ख्याल है इन जजेस के साथ भी ज़्यादती है कि जब उनको बार बार पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केसेस में जब उनको बिठाया जा रहा है और उन पे सवालात उठ रहे हैं, और फिर जब अंदाज़ा था कि जी इस इशू पे भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है लोगों के, तो बेहतर होता कि इन जजेस को ना बिठाया जाता और जो है वो दूसरे जजेस अगर ख़ुद जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल या उसके अलावा बहुत से जजेस हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन पे तकरीबन इस वक्त पूरे जुडिशरी में वकला बिरादरी में कंसेंसस है कि वो एक यानी जो उनके हवाले से परसेप्शन बहुत अच्छी है, तो अगर उनको बेंच की सरबराही दे दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अब आज जो इतराज़ आया है PDM की जमातों की तरफ से, उस इतराज़ पे जो दोनों जजेस हैं वो खामोश रहे, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि अब क्या वो इस पे वो करेंगे या वो बैठेंगे। ताहम कानून ये है कि वो खुद फैसला करेंगे। उनको जो फेलो जजेस हैं वो इस तरह नहीं हो सकता कि वो कोई उस हवाले से आर्डर पास करेंगे जी वो इस केस में ना बैठें। वो क्या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, जैसे जैसे जमाल मंदोखेल ने एक अपना नोट दिया है, लेकिन इस तरह नहीं। अब इन जजेस पे खुद मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। इस हवाले से सोमवार को जो है वो अपना कोई फैसला जो भी होगा उनका सामने आएगा। अभी ताहम जो बताया जा रहा है कि कल जो जुमेरात को भी हेयरिंग हुई है, उस हवाले से जो आर्डर है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। उस हवाले से भी तजादात खबरें आ रही हैं कि कन्फ्लिक्टिंग व्यू है, उस हवाले से कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था। अब इतलात है कि सारे जजेस ने साइन कर दिए, लेकिन अभी तक आर्डर जारी नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी एक अनयूजुअल बात है कि जी जो रूटीन का एक आर्डर है बेंच का, वो हालात इस न्याय तक पहुंच चुके हैं कि वो भी जो है वो जारी नहीं हो रहा। इस हवाले से बहुत से वकला जो हैं वो इस बात पे जो है वो इस बात को जोर दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनका फ़र्ज बनता है कि वो इन हालात में एक ऐसा रोल प्ले करें ताकि जो जजेस के दरमियान जो इस किस्म की तलखी है उसको जो है वो ठीक किया जाए। उसके लिए बेहतर यही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, सारे जजेस बैठें और फुल कोर्ट मीटिंग भी बार बार हो रोज़, ताकि जो है वो मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसमें जजेस जो है वो बैठे, इकट्ठे बैठे। अब हालात जो खबरें यही आ रही हैं कि जो ग्रुप में मीटिंग हो रही है, ये भी पाकिस्तान की अदलिया के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, और इसकी जो मैसेज पूरे पाकिस्तान की अदलिया में जा रहा है वो कोई ठीक नहीं है। और कयूम सिद्दीकी साहब, अब एक तरफ तो ये मामला है ज़ाहिर बेंच का, दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ये डिमांड है कि जी ज़ाहिर एक तो बेंच के तरफ से ही आई कि आप ये भी देखिए कि तहलील सही हुई थी या नहीं हुई थी, उसके बाद मामला देखा जाएगा कि तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन का भी मामला उसी के साथ है। फिर ये भी आई कि जी आप 63A की रिव्यू पटिशन मौजूद है, क्योंकि असल में तो मसला शुरू ही वहाँ से हुआ कि अदालत ने रीराइट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, अदालत उसको भी टेकअप करे। फिर पार्लियामेंट के अंदर तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप 2017 से मामला देखें, पनामा को भी देखें, किस किस किस्म के फैसले आए हैं और अदालत के फैसलों ने इस वक्त जो खराबी पैदा की है। तो इसके लिए आपको लगता है कि मामला जरा पीछे जा सकता है, 63A की तरफ जाए या फिर तहलील की तरफ जाए? यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आती है? फैसला अदालत ने करना है, मगर मूड आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ शाहजेब साहब, यही वो बुनियादी असल में नुकात हैं जो कि उठाए गए हैं इसी बेंच की समाअत के दौरान, और ये इन्हीं सवालात को ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के हवाले से डिवीज़न है जिसका इशारा अभी
हसनात मलिक साहब ने किया है। तो यही सवालात जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि अगर असम्बलियों की तहलील का मामला उठाया जाता है और फिर ये भी बात कि आया अगर असम्बलियाँ रिस्टोर कर दी जाएँ तो क्या होगा, और फिर यही कि अगर क्या किसी बाहर के किसी शख्स की एडवाइस के ऊपर या उसकी डिक्टेट के ऊपर असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है, तो फिर वो पार्टी हेड या दूसरा मामला आता है। अब ये मामला जुड़ा हुआ है 63A के साथ कि पार्टी हेड के क्या इख्तियारात हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 63A की जो तशरीह फाजिल 3 जज साहिबान ने की है, जिससे 2 ने इख्तलाफ किया है, उसमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी की राय या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोग जो हैं उनकी राय को अहमियत और तक़वियत फराहम की गई है। तो अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बाहर से किसी की मुदाखलत के ऊपर या एडवाइस और डिक्टेट के ऊपर असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। तो ये जाहिर है ये उसी 63A से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अहम मामला है। तो देखना ये है कि पहले तो इस बात के ऊपर जो है इख्तलाफ हुआ है और इसी इख्तलाफ की बाइस जो है, और फिर बिलखसूस जब कल अदालत के अंदर ऑडियो टेप्स का जिक्र हुआ है, उसके बाद मामला जो है वो तल्खी की सूरत में गए और एक डिवाइड जो है वो मज़ीद वाज़े हुई है। इसीलिए शायद ऑर्डर जो है वो नहीं आ रहा था। अब नए सवालात उठ गए हैं फुल कोर्ट के हवाले से, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे बिल्कुल हसनात ने ठीक कहा कि जब एक बेंच बन जाता है अब ये फैसला उन जज साहिबान ने करना है, और अगर वो रिक्यूज़ नहीं करते तो इस पर PDM जमातों को वो साबित करना होगा, वो बायस साबित करना होगा या अदालती नज़ीरों से उस बात को साबित करना होगा कि ये 2 जज साहिबान को क्यों नहीं बैठना चाहिए। PDM की तरफ से आज जो एतराज़ किया गया है इन 2 जज साहिबान में, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब की तरफ से आया है, गो कि एक हिस्सा उसका भी उसमें शामिल है, लेकिन जो PDM जमातें हैं उनकी तरफ से ऑडियो टेप्स के हवाले से आने वाली बात का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गो कि आज जो समाअत थी वो कल के मुकाबले में जितनी तनाव के अंदर हुई थी, आज बज़ाहिर वो उतना तनाव हमें नज़र नहीं आया। असद, आप बताइएगा, आपको लगता है कि ऐसा मूड है कुछ? क्योंकि ज़ाहिर पहले तो एतराज़ ये था कि चीफ जस्टिस ने भी अपना माइंड बता दिया, 2 जजेस जिन्होंने सू मोटो को कहा उन्होंने भी अपना माइंड बता दिया, तो जस्टिस मंदुखेल ने भी इस हवाले से बात की, मगर अब कि पीछे जाया जाए कि जहाँ से खराबी पैदा हुई है, या तो 63A का फैसला जिसका रिव्यू मौजूद है, या फिर असम्बलियाँ तहलील क्या आइन के स्पिरिट के मुताबिक हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसको देख लिया जाए, जिसकी वजह से शायद जो इलेक्शन 90 दिन में कराने का मामला है वो नौबत ही ना आए। जी शाहजेब साहब, इसमें मसला ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं खास उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है कि टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मैटर जो था ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस जवाद हसन ने आर्डर किया, PTI ने उस पर खुशियाँ मनाई, अब उस पर एक ICA इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है। अब इन हालात में क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर सो मोटो लेना चाहिए था? ये भी एक बात है कि जितनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है उतनी ही हाई कोर्ट के जजेस की भी है कि 90 दिन के दौरान जो है वो इलेक्शन होना है। तो ये जिस तरीके से सो मोटो लिया गया, फिर इतलात ये है कि जी मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस सो मोटो के हक में नहीं थे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश होती है कि जो इलेक्शन है उनके टेनोर में ही रहें और वो उनकी लेगेसी अच्छी बने। अब जैसा कि हमें पता है कि सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर होना है, तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी सोच यही है कि जी जो उनकी ये क्रेडिट में जाए कि जो इलेक्शन है वो टाइम पे उन्होंने कराया और उसमें उन्हीं का रोल था। तो इसमें हम उनकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस होता है। हाई कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है ICA, तो उसका फैसला हो जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता। लेकिन ये जिस तरीके से सदर पाकिस्तान ने एक जो है वो तारीख दे दी और उसके बाद वो मैटर भी लाहौर हाई कोर्ट में एजिटेट हो सकता था, फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आता। मेरा ख्याल है कि इस बात पे वकला जो जजेस हैं वहाँ भी ये बात होगी कि क्या हमें सो मोटो लेना चाहिए था इस हालात में। और फिर जिस तरीके से जिन जजेस ने मामला इनिशिएट किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंचेस की कंपोजिशन जो है ये एक बड़ा सवाल इस पे उठ रहे हैं। 5 साल से जो एक रिसर्च हुई है कराची में, कुछ वकला ने की है कि एक जज साहब 73 पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केसेस में 73 केसेस में बैठे हैं और उनसे सीनियर एक जज साहब सिर्फ 9 केसेस में बैठे हैं। तो ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है। मेरा ख्याल है कि इस पे
भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंचेस की कंपोजिशन का, ये इसमें भी रेगुलेट होना चाहिए और सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनकी कोई एक कमेटी बननी चाहिए, या जो इस किस्म के केसेस हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे कोई बेंच बने। तो ये एक मामला जो है मेरा ख्याल है कि इस इशू पे जो अब ये बना है इलेक्शन वाला, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन से ज्यादा अब सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो इस वक्त उसकी जो साख है वो स्टेक पे है। बहुत शुक्रिया। ये एक मामला है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की साख के हवाले से बात हो रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अदालत में ये अहम समाज जारी है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज तीसरा दिन है। पहले दिन लाहौर से 80 अफराद ने गिरफ्तारी दी, मगर कल दूसरे दिन पेशावर में किसी भी कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी और ना ही कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ। पुलिस इंतजार करती रही, ऐलानात करती रही, मगर तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तारी देने के बजाय प्रिजन वैन के साथ फोटो सेशन करके चले गए। आज जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन रावलपिंडी में था। तहरीक इंसाफ की जानिब से 10 साबिक अरकान असेंबली और 200 कारकुनान की गिरफ्तारी का ऐलान किया गया था, मगर ज़राए के मुताबिक 80 से 90 अफराद ने गिरफ्तारी दी, जिनमें फयाज़ुल हसन चौहान, सदाकत अली अब्बासी, जुल्फी बुखारी और एजाज खान शामिल हैं। कमेटी चौक में शेख रशीद अहमद, गुलाम सरवर खान और आमिर कियानी भी आए, मगर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। लेकिन आज फयाज़ुल हसन चौहान की गिरफ्तारी ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गई। शुरू में फयाज चौहान अपने 50 कारकुनों समेत कमेटी चौक से प्रिजन वैन में बैठकर पुलिस के साथ चले गए और शेर भी सुनाया। चौहान साहब, आप गिरफ्तारी देने पहुंच गए। आप सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। बैठ जाए, बैठ जाए। मगर फिर खबरें आई कि पुलिस ने कमेटी चौक से 40-50 मिनट के फासले पर मंदरा के इलाके में फयाज हसन चौहान समेत पीटीआई के 50 कारकुनों को प्रिजन वैन से उतार दिया। फिर यह खबर आई कि फयाज चौहान दोबारा प्रिजन वैन में सवार हो गए और पुलिस को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जेल भरो फिल्म फ्लॉप हो गई है, अब डूब मरो फिल्म चलाओ। मैं घर बैठा हूँ और सबको कह रहा हूँ जेल भरो और खुद जमानत कबल गिरफ्तारी। सारे जो है मजनून जो लैला के बने हुए थे इसके किधर गए हैं सारे के सारे? ये दूध पीने वाले लोग जो है कहाँ गए? जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट में जेल भरो तहरीक के पहले दिन गिरफ्तारी देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर दिलचस्प समाअत हुई। अदालत में बार बार कहके भी लगे। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि आपके लोग क्यों पकड़े हैं, तो वकील ने जवाब दिया कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, लेकिन ये अलामती गिरफ्तारियां थी। दरख्वास्त गुजार के वकील की इस बात पर कमरा अदालत में कह के लग गए। जैसे शहराम सरवर ने रिमार्क दिए कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं, आप तो खुद कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया है तो क्या जल्दी है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने अदालत से कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे अपने वालिद से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो जस्टिस शहराम ने उनसे कहा कि जहाँ दफ़ा 144 है वहाँ चले जाएँ, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जज साहब के रिमार्क्स पर एक दफ़ा फिर कमरा अदालत में कह के लगे। तो हम जैन कुरैशी ने जवाब दिया कि हम पकड़े गए तो फिर रिहाई के लिए पटिशन दायर करेंगे। तो जस्टिस शहराम ने उनसे कहा कि पटिशन दायर ना करें, आप कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं, पकड़े जाएं तो अदालतें हमें बुला लें, ऐसे तो आप अदालतों के काम में इजाफा करेंगे। जस्टिस शहराम ने मजीद कहा कि ये तो खुद गिरफ्तार होने गए, कोई नहीं पकड़ रहा था तो खुद गाड़ी में जाकर बैठ गए, क्या ऐसा ही है? तो वकील ने जवाब दिया कि जी हाँ ऐसा ही है। तो अदालत में फिर कह के लग गए। समाअत आगे बढ़ाते हुए जस्टिस शहराम सरवर ने जब ये कहा कि आपको ज़्यादा दुख लाहौर से बाहर जाने का है, तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि हुकूमत से कहें कि कोई नोटिस तो पेश करें। जस्टिस शहराम ने सवाल किया कि हुकूमत क्या नोटिस पेश करे, आप होम डिपार्टमेंट को दरख्वास्त करें कि घरों में नज़र बंद कर दे। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि आज के लिए ही रिपोर्ट मांग लें। तो जस्टिस शहराम सरवर ने सरकारी वकील को पीर को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बाजियाबी से मुताल्लिक ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की तरफ से दायर की गई है, जबकि असद उमर की अहलिया ने उनकी नज़रबंदी के खिलाफ और रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अलग से दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ अपनाया है कि असद उमर गैर कानूनी हिरासत में है। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असद उमर को हिरासत में लिया। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंदी का हुक्म जारी किया है। असद उमर की सेहत से मुतालिक जानने के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन मिलवाने से इनकार कर दिया गया। असद उमर की नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। फवाद चौधरी ने आज कहा कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप समेत 77 अफराद नज़रबंद हैं, 3 दिन हो गए हैं, उनकी फैमिलीज को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। इस वक्त 77 लोग जो है वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया।
इसके साथ साथ फवाद चौधरी की तरफ से तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों पर गलत फौजदारी मुकदमात बनाने से रोकने और उनके दूसरे इजला में मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। साथ ही हिरासत में लिए गए अफराद की मुकम्मल फहरिस्त और उन पर इल्जामात की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा भी कर दी गई है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 6 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, मगर इमरान खान NA 45 कुर्रम से MNA बरकरार हैं, जबकि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से इस्तीफों की मुअत्तली के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।